की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिपॉजिटरी सिस्टम इन इंडिया के बारे में। हम देखेंगे डिपॉजिटरी सिस्टम होता क्या है, फिर एक स्टोरी से समझेंगे कि डिपॉजिटरी सिस्टम काम कैसे करता है, फिर डीमैट अकाउंट के बारे में बात करेंगे, डीमटेरियलाइजेशन और रीमटेरियलाइजेशन का डिफरेंस समझेंगे, डिपॉजिटरी सिस्टम के फंक्शंस देखेंगे, फिर एक एक करके डिपॉजिटरी सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बात करेंगे, डिपॉजिटरी एक्ट 1996 को समझेंगे और इंडिया में कौन से डिपॉजिटरी हैं ये भी देखेंगे और लास्टली रजिस्टर्ड ओनर और बेनिफिशियल ओनर के बीच का डिफरेंस देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों सिंपल लफ्जों में कहें तो डिपॉजिटरी सिस्टम सिक्योरिटीज से रिलेटेड होता है। सिक्योरिटीज मतलब कंपनी के स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा। इंडिया में डिपॉजिटरी सिस्टम शुरू होने से पहले कंपनीज फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स इशू करती थी पेपर की फॉर्म में। इंडियन शेयर मार्केट में ओपन क्राई सिस्टम चलता था, जहां शेयर्स को खरीदने और बेचने के लिए इन्वेस्टर को खुद या फिर उसके ब्रोकर को मौजूद रहना होता था। ये जो फिजिकल फॉर्म में फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट होते थे, ये रिप्रेजेंट करते थे इन्वेस्टर की ओनरशिप किसी कंपनी में। इस सिस्टम को स्क्रिप्ट बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम भी कहा जाता था। ग्लोबलाइजेशन के आने से और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रेवोल्यूशन के कारण 1996 में इंडिया में डिपॉजिटरी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। वैसे ये कोई नया सिस्टम नहीं था। डिपॉजिटरी सिस्टम सबसे पहले जर्मनी में 1947 में शुरू किया गया था। सो ऑलमोस्ट 50 इयर्स के बाद इंडिया में डिपॉजिटरी सिस्टम को लाया गया। दोस्तों डिपॉजिटरी सिस्टम में इन्वेस्टर की सिक्योरिटीज को डिपॉजिटरी के पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है। क्योंकि यह टेक्नोलॉजी सिक्योरिटीज की फिजिकल मूवमेंट को खत्म कर देती है, इसलिए इसे स्क्रिप्ट बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम भी कहा जाता है। यह सिस्टम फाइनेंशियल मार्केट को सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन बनाता है। तो चलिए दोस्तों इस पूरे डिपॉजिटरी सिस्टम को एक कहानी से समझ लेते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, अर्जुन कपूर और रणबीर सिंह। इन दोनों दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करेंगे, मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स को स्टॉक मार्केट से परचेस करेंगे। तो ऑब्वियसली ये लोग अपना रुख स्टॉक मार्केट या फिर स्टॉक एक्सचेंज की तरफ करेंगे। तो इन्हें पता लगता है कि अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। अब तो सब कुछ डिजिटल है और स्टॉक्स ऑनलाइन बाय सेल होते हैं और डिपॉजिटरी सिस्टम के तहत कंपनीज के शेयर अब डीमैट अकाउंट में स्टोर होते हैं। दोस्तों डीमैट अकाउंट आपके नॉर्मल बैंक अकाउंट जैसा ही होता है, बस फर्क इतना होता है कि बैंक अकाउंट आपके पैसे होल्ड करता है और दूसरी तरफ डीमैट अकाउंट आपकी सिक्योरिटीज जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा को होल्ड करता है। तो चलिए वापस आते हैं अपनी स्टोरी पे। तो ये दोनों रणबीर और अर्जुन थोड़ा रिसर्च करते हैं और रिसर्च करने पर इनको पता लगता है डीमैट अकाउंट तो एक डिपॉजिटरी के पास खुलता है और इंडिया में सिर्फ दो डिपॉजिटरी हैं, सीडीएसएल या फिर एनएसडीएल। पर ये लोग डायरेक्टली सीडीएसएल या फिर एनएसडीएल के पास जाकर डीमैट अकाउंट नहीं खोल सकते। इसके लिए इनको किसी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी कि डीपी के पास जाना होगा। तो थोड़ा ऑनलाइन सर्च करने के बाद इन दोनों दोस्तों को पता लगता है कि आजकल डीमैट अकाउंट तो घर बैठे मोबाइल पर ग्रो ऐप की मदद से खोला जा सकता है। तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपना डीमैट अकाउंट ग्रो ऐप के थ्रू ही खोलेंगे। तो दोनों अपने मोबाइल पे ग्रो ऐप को डाउनलोड करते हैं। इस ऐप पे ये लोग इजीली अपना बेसिक डिटेल्स भरते हैं और केवाईसी अपलोड करते हैं और इनका डीमैट अकाउंट खुल जाता है। ग्रो इनका डीमैट अकाउंट सीडीएसएल के पास खोलता है। दोस्तों ग्रो इंडिया का एक लीडिंग फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म है जिसे 3 करोड़ से भी ज़्यादा इंडियन ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। इसकी मदद से आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है ग्रो पर डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट बिल्कुल फ्री में खुलता है। और अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड या फिर सिप में इन्वेस्ट करते हैं तो इस पे ग्रो वाले आपसे कोई भी कमीशन चार्ज नहीं करते। तो दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रो का लिंक डाल दूंगा, आप एक बार इस ऐप को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब डीमैट अकाउंट तो खुल गया, पर डीमैट अकाउंट में तो सिर्फ स्टॉक स्टोर होते हैं। एक्चुअल में स्टॉक खरीदने बेचने के लिए इन्हें तो ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होगा। तो लकीली ग्रो एक स्टॉक ब्रोकर भी है, सो इस पे इनका ट्रेडिंग अकाउंट भी डीमैट अकाउंट के साथ ही खुल जाता है। और ट्रेडिंग अकाउंट खोलते वक्त वो अपना सेविंग अकाउंट भी ऐप पे लिंक कर लेते हैं, क्योंकि एक्चुअल में स्टॉक खरीदने के लिए तो पैसे की जरूरत होती है। तो अब ये दोनों बहुत इजीली अपने बैंक अकाउंट से अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज के 20-20 शेयर बाय करने का ऑर्डर लगा देते हैं। और 1-2 दिन बाद इनके डीमैट अकाउंट में ग्रो वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज के 20-20 शेयर क्रेडिट कर देते हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस डीमैट अकाउंट खोलने से शेयर परचेस करने तक का। तो ये सारा काम इतना इजीली हुआ डिपॉजिटरी सिस्टम की मदद से। अब डिपॉजिटरी सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। डिपॉजिटरी सिस्टम में स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स को हम सिक्योरिटीज बोलते हैं और इन्वेस्टर को बेनिफिशियल ओनर बोला जाता है।
हमने देखा था कि रणबीर और अर्जुन ने डीमैट अकाउंट खोला ग्रो ऐप के थ्रू, जो कि सीडीएसएल के पास जाकर खुला था। सो डिपॉजिटरी सिस्टम में हम ग्रो को बोलेंगे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट या फिर डीपी। डीपी एक एजेंट होता है डिपॉजिटरी का, जो डिपॉजिटरी के बिहाफ पे इन्वेस्टर यानी कि बेनिफिशियल ओनर का डीमैट अकाउंट खोलता है। डीपी इन्वेस्टर की सिक्योरिटीज का ओनरशिप रिकॉर्ड मेंटेन करता है बुक एंट्री फॉर्म में। एक्चुअल में इन्वेस्टर की सिक्योरिटीज को डीमैट अकाउंट में स्टोर होती हैं, जो कि डिपॉजिटरी यानी कि सीडीएसएल या एनएसडीएल के पास होता है, और डिपॉजिटरी ही सिक्योरिटीज का रजिस्टर ओनर होता है। तो ये तो काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो गया। तो चलो थोड़ा सा और इजीली इसको समझते हैं। सो जब रणबीर और अर्जुन ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के 20-20 शेयर खरीदे थे, तो एक्चुअल में डिपॉजिटरी सिस्टम में रिलायंस के रिकॉर्ड में 40 शेयर सीडीएसएल के नाम पे रजिस्टर हो जाते हैं, और सीडीएसएल के पास इसकी लीगल ओनरशिप आ जाती है। मतलब कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिकॉर्ड में शेयर का रजिस्टर्ड ओनर जो है वो सीडीएसएल है। फिर सीडीएसएल अपने डीपी ग्रो को बोलता है कि भाई ये लो 40 शेयर और इनको इनके इन्वेस्टर के डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दो। सो ग्रो वाले रणबीर और अर्जुन के डीमैट अकाउंट में 20-20 शेयर क्रेडिट कर देते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि डीमैट अकाउंट तो डिपॉजिटरी यानी सीडीएसएल के पास खुलता है, बट इस डीमैट अकाउंट में सिक्योरिटीज डेबिट और क्रेडिट करता है डीपी। इस कहानी में एक पार्टी मिसिंग है, जिसे हम बोलते हैं रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट। हमने देखा रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी के रिकॉर्ड्स में शेयर्स का ओनर सीडीएसएल यानी कि डिपॉजिटरी है। तो मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर करता है। मतलब रणबीर और अर्जुन जो 20-20 शेयर के मालिक हैं, उनको अपने अकाउंट में 100-100 रुपए डिविडेंड मिलना चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से। बट यहाँ तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिकॉर्ड में सीडीएसएल इन शेयर्स का ओनर है, तो कैसे मिलेगा डिविडेंड एक्चुअल बेनिफिशियल ओनर्स को? तो यहाँ रोल आता है रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट यानी कि आरटीए का। तो आरटीए एक लेयर होती है डिपॉजिटरी और सिक्योरिटी इशूअर के बीच में, मतलब सीडीएसएल और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच में आरटीए है। ये आरटीए इशूअर यानी कि कंपनी के बिहाफ में इन्वेस्टर की इंफॉर्मेशन मेंटेन करता है। सो जब भी कंपनी को कोई भी बेनिफिट देना होता है, जैसे कि डिविडेंड देना, बोनस या फिर राइट इशू देना इन्वेस्टर्स को, इन्वेस्टर्स के शेयर को डीमटेरियलाइजेशन या रीमटेरियलाइजेशन करना, ऐसे सारे काम आरटीए करता है कंपनी के बिहाफ पे। सो हमारे केस में रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो भी आरटीए होगा वो रणबीर और अर्जुन के अकाउंट में डिविडेंड क्रेडिट कर देगा। सो आई होप दोस्तों आपको मोटा मोटा डिपॉजिटरी सिस्टम समझ आ गया होगा। तो चलिए एक फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी टीम को बहुत मोटिवेट करता है और न्यू वीडियोस बनाने के लिए। डिपॉजिटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें इन्वेस्टर की सिक्योरिटीज को डिपॉजिटरी के पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है, यानी कि स्टोर किया जाता है। ये स्क्रिप्ट बेस्ड सिस्टम में इन्वॉल्व भारी भरकम पेपर वर्क को खत्म करता है। इस सिस्टम में सिक्योरिटीज का ट्रांसफर डिपॉजिटरी की लेजर में बुक एंट्री के माध्यम से होता है। डिपॉजिटरी एक रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से इन्वेस्टर की रिक्वेस्ट पर इन्वेस्टर की सिक्योरिटीज को होल्ड करता है। डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को होल्ड करता है डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में। अब बात करते हैं डीमैट अकाउंट की। दोस्तों डीमैट अकाउंट डिपॉजिटरी सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। डीमैट अकाउंट एक बैंक अकाउंट की तरह होता है जो इन्वेस्टर की सिक्योरिटीज को होल्ड करता है और दर्शाता है। ये इन्वेस्टर की सिक्योरिटीज को डिजिटल फॉर्म में रखता है। इन्वेस्टर डिपॉजिटरी के साथ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से डीमैट अकाउंट खोलता है। एक व्यक्ति कितने भी डीमैट अकाउंट खोल सकता है, और सेबी ने सभी के सभी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के लिए अपनी सिक्योरिटीज को केवल डीमैट मोड में ही रखने के लिए मैंडेटरी कर रखा है। तो सिंपल लफ्जों में हम कहें तो डीमैट अकाउंट आपके स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को डिजिटल फॉर्म में स्टोर करने वाला एक अकाउंट है, और ये अकाउंट डिपॉजिटरी के पास खुला होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डीमटेरियलाइजेशन और रीमटेरियलाइजेशन देख लेते हैं क्या होता है। देखिए दोस्तों 1990s में इंडिया में सिक्योरिटीज फिजिकल पेपर सर्टिफिकेट फॉर्म में इशू होती थी। मतलब अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते थे तो वो आपको पेपर फॉर्म में मिलता था। बट डिपॉजिटरी सिस्टम के आने के बाद इन्वेस्टर की सिक्योरिटीज डीमैट अकाउंट में डिजिटल फॉर्म में स्टोर होने लगी। सो डीमटेरियलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी भी इन्वेस्टर की सिक्योरिटीज के फिजिकल सर्टिफिकेट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेम नंबर ऑफ सिक्योरिटीज में कन्वर्ट किया जाता है।
मतलब डीमैटेरियलाइजेशन से आपके पेपर सर्टिफिकेट्स, पेपर बॉन्ड्स, पेपर स्टॉक्स को डिजिटल फॉर्म में डीमैट अकाउंट में कन्वर्ट किया जाता है। और रीमटेरियलाइजेशन बिल्कुल ही उल्टा प्रोसेस है डीमटेरियलाइजेशन का। रीमटेरियलाइजेशन से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखी गई सिक्योरिटीज को वापस फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रोसेस होता है। मतलब कि अगर आपके डीमैट अकाउंट में कुछ शेयर्स पड़े हैं और आप चाहते हैं कि आप उनको पेपर फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीमटेरियलाइजेशन। और ये डीमटेरियलाइजेशन और रीमटेरियलाइजेशन का सारा काम करता है कंपनी का रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट, मतलब के आरटीए। तो दोस्तों ये देखा हमने डीमटेरियलाइजेशन और रीमटेरियलाइजेशन में डिफरेंस। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम की। डिपॉजिटरी सिस्टम सिक्योरिटी इशू करने वाली कंपनीज और इन्वेस्टर के बीच में एक कड़ी यानी कि एक लिंक का काम करता है। डिपॉजिटरी सिस्टम एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर को सिक्योरिटीज क्विकली ट्रांसफर करने में मदद करता है। डिपॉजिटरी सिस्टम फोर्जरी, फेक सर्टिफिकेट्स, बैड डिलीवरीज, थेफ्ट, डैमेज ऑफ सिक्योरिटीज की संभावनाओं को बिल्कुल ही खत्म कर देता है। तो दोस्तों ये थे मोटे मोटे फंक्शंस डिपॉजिटरी सिस्टम के। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। डिपॉजिटरी सिस्टम में बेसिकली 5 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं और ये 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं डिपॉजिटरी। सेकंड है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, थर्ड है बेनिफिशियल ओनर, फोर्थ है इशूअर और फिफ्थ है रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट, जिसे हम आरटीए भी बोलते हैं। अब दोस्तों एक एक करके इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिपॉजिटरी की। दोस्तों डिपॉजिटरी एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो सिक्योरिटीज की ओनरशिप का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेंटेन करता है। ये एक ऐसी कंपनी है जिसे इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 या 2013 के तहत फॉर्म किया और रजिस्टर किया गया है। और डिपॉजिटरी एक्ट 1996 के तहत रजिस्ट्रेशन के बाद सेबी द्वारा सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन किया गया है। डिपॉजिटरी को आप सिक्योरिटीज का बैंक कह सकते हैं, जहां पर डीमटेरियलाइज्ड फिजिकल सिक्योरिटीज ट्रेड की जाती हैं और उन्हें अपनी कस्टडी में रखा जाता है। इस तरह डिपॉजिटरी अपने कस्टमर की सिक्योरिटीज का कस्टोडियन होता है। ये अपने इन्वेस्टर के साथ अपने एजेंट के माध्यम से इंटरेक्ट करता है। इन एजेंट को हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहते हैं। डिपॉजिटरी सिस्टम में सिक्योरिटीज का लीगल ओनरशिप डिपॉजिटरी के पास होता है, लेकिन बेनिफिशियल ओनरशिप इन्वेस्टर की ही होती है। कंपनीज के ओनरशिप रजिस्टर में डिपॉजिटरी का नाम रजिस्टर होता है। इस प्रकार कई ओनर्स के नाम की बजाय कंपनी के रजिस्टर में डिपॉजिटरी का नाम दिखाई देता है। तो दोस्तों ये हमने पढ़ लिया डिपॉजिटरी के बारे में। अब आगे बात करते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम के दूसरे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, जो कि है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को हम डीपी भी बोलते हैं। देखिए एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डिपॉजिटरी का एजेंट होता है, जिसके माध्यम से डिपॉजिटरी इन्वेस्टर के साथ इंटरेक्ट करता है और इन्वेस्टर को डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रदान करता है। डीपी इन्वेस्टर और डिपॉजिटरी के बीच मीडिएटर होता है। डिपॉजिटरी और डीपी के बीच प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है। डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज को होल्ड करता है और डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में डीपी ओनर होता है इन सिक्योरिटीज का। डीपी जो कि डिपॉजिटरी का एजेंट होता है, वो बुक एंट्री फॉर्म में हर एक इन्वेस्टर की सिक्योरिटीज के ओनरशिप का रिकॉर्ड मेंटेन करता है। अब बात करते हैं कौन कौन एज ए डीपी रजिस्टर और ऑपरेट कर सकता है। दोस्तों फॉलोइंग एंटिटीज सेबी के साथ खुद को डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के रूप में रजिस्टर कर सकती हैं। आप 2 मिनट वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि नहीं तो ऐसे फालतू में वीडियो लंबी हो जाएगी। दोस्तों डिपॉजिटरी के पास डीमैट अकाउंट सिर्फ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू ही खोला जा सकता है। इसे डायरेक्टली डिपॉजिटरी के साथ नहीं खोला जा सकता। तो दोस्तों ये हमने पढ़ लिया डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के बारे में। अब बात करते हैं बेनिफिशियल ओनर की, यानी कि इन्वेस्टर की, जिसके लिए ये सारा डिपॉजिटरी सिस्टम डिजाइन किया गया है। दोस्तों जिस इन्वेस्टर की सिक्योरिटीज को एक डिपॉजिटरी के साथ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट द्वारा खोले गए डीमैट अकाउंट में रखा जाता है, उसे हम बेनिफिशियल ओनर बोलते हैं। बेनिफिशियल ओनर कौन हो गया? बेनिफिशियल ओनर इन्वेस्टर को बोला जाता है। सिक्योरिटीज को होल्ड करने से जो भी बेनिफिट्स जनरेट होते हैं, जैसे कि डिविडेंड्स, बोनस शेयर्स, राइट इशू, ये सारे बेनिफिट्स बेनिफिशियल ओनर को दिए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ईश्वर की। ईश्वर का मतलब होता है कि ऐसी एंटिटी जैसे कि कॉर्पोरेट या फिर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि सिक्योरिटीज को इशू करती हैं और जिन सिक्योरिटीज को डिपॉजिटरी के पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है। मतलब कि इशूअर हो गया कंपनीज। नेक्स्ट और लास्ट कंपोनेंट आता है वो है आरटीए। आरटीए मतलब के रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट। एक आरटीए इशूअर का एजेंट होता है। आरटीए इशूअर और डिपॉजिटरी के बीच डीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन, आईपीओ और कॉर्पोरेट एक्शंस जैसी सर्विसेज प्रदान करने के लिए एक इंटरमीडियरी के रूप में काम करता है।
तो दोस्तों यहाँ बात खत्म होती है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम की। अब आगे बात करते हैं डिपॉजिटरी एक्ट 1996 की। दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिपॉजिटरी सर्विसेज शुरू करने के लिए डिपॉजिटरी एक्ट 1996 को पास किया था। इस अधिनियम के अनुसार डिपॉजिटरी का मतलब है एक ऐसी कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट 1956 के तहत फॉर्म और रजिस्टर की गई हो और जिसे सेबी एक्ट 1992 के सेक्शन 12(1)(a) के तहत सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रदान किया गया हो। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंडिया में कौन से डिपॉजिटरीज हैं और डिपॉजिटरी सेटअप करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। दोस्तों सेबी द्वारा डिपॉजिटरी के रूप में काम करने के लिए निर्धारित मिनिमम नेटवर्थ है 100 करोड़ रुपए। इंडिया में 2 सेबी रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी हैं। फर्स्ट है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी कि NSDL और सेकंड है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड यानी कि CDSL। दोस्तों NSDL 1996 में इंडिया में रजिस्टर होने वाला फर्स्ट डिपॉजिटरी था। NSDL को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रमोट किया गया है। CDSL इंडिया में दूसरी डिपॉजिटरी है जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा 1999 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक जैसे प्रमुख बैंकों ने मिलकर प्रमोट और सेटअप किया था। तो दोस्तों ये बात हो गई NSDL और CDSL की। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर्ड ओनर और बेनिफिशियल ओनर। दोस्तों जब फिजिकल पेपर फॉर्म शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है तो कंपनी की बुक्स में शेयर का रजिस्टर्ड ओनर बन जाता है डिपॉजिटरी और एक्चुअल इन्वेस्टर का नाम कंपनी की बुक्स में से हटा दिया जाता है। हालांकि एक्चुअल इन्वेस्टर शेयर्स का बेनिफिशियल ओनर होता है और डिपॉजिटरी शेयर्स का लीगल ओनर होता है। डीमैटेरियलाइज शेयर्स के सभी बेनिफिट्स एक्चुअल इन्वेस्टर को दिए जाते हैं क्योंकि डिपॉजिटरी इन इन्वेस्टर की ओर से शेयर को फिड्यूशियरी कैपेसिटी में अपने पास रखता है। तो हम सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि डिपॉजिटरी सिस्टम में सिक्योरिटीज का लीगल ओनर डिपॉजिटरी होता है बट बेनिफिशियल ओनर इन्वेस्टर होता है। तो दोस्तों यहाँ खत्म हो